हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में टॉपिक्स जो पढ़े हुए थे वहाँ पर जैसे एक पढ़ा हुआ था सॉल्युबिलिटी के बारे में, और वहीं एक टॉपिक और भी था जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था बफर सॉल्यूशन। तो ये पाया था कि बफर सॉल्यूशन में पीएच वैल्यू कांस्टेंट होती है। अब क्यों होती है उसका कारण था कॉमन आयन इफ़ेक्ट। तो आज हम उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, कॉमन आयन इफ़ेक्ट आखिर करता क्या है और ये एक्चुअल होता क्या है। तो कॉमन आयन इफ़ेक्ट हमने जैसे प्रिंसिपल जो ली चैटलियर प्रिंसिपल है वहाँ से ये पढ़ा हुआ है कि जब हम किसी साइड में कंसंट्रेशन को यदि रिएक्टेंट का इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होती है। जब हम वहीं प्रोडक्ट साइड में कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो वो रिवर्स डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है। तो कॉमन आयन भी वही है कि जैसे यदि हमने मान लीजिए वीक एसिड या वीक बेस लिए, वो वीक एसिड या वीक बेस में कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जो ऑलरेडी उसके कॉमन आयन को कंटेन करता है। जैसे एक पहले एग्जाम्पल से समझ लीजिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया हमने, तो ये किसके रूप में, ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये क्या हो जाएगा डिसोसिएट होकर के अमोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन के रूप में डिसोसिएट होगा। सभी नहीं, कुछ ही मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे, कुछ वहीं पर अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल के रूप में बचे रहेंगे। अब हम इसी में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे जिसमें कोई इसका कॉमन आयन भी होगा। मतलब जैसे मान लीजिए कि अमोनियम क्लोराइड मिला दिया, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो अमोनियम क्लोराइड में अमोनियम दोनों कॉमन हो जाएगा। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका डिसोसिएशन पूरा हो जाएगा, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा और ये बना लेगा अमोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन। तो ये दोनों आयन क्या हो गए कॉमन। तो हमारे पास ये पहले से ही था अमोनियम और हाइड्रोक्सिल आयन। अब हमने क्या किया, यहाँ पर किसका कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दिया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिला करके प्रोडक्ट का, जो प्रोडक्ट में जो आयंस है उनका कंसंट्रेशन इंक्रीज किया। तो लगाइए यहाँ पर ली चैटलियर प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू यदि हम प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। मतलब ये जो इक्विलिब्रियम मेंटेन था ये किस डायरेक्शन में अभी रिएक्शन चलना स्टार्ट हो जाएगी, बैकवर्ड। और ये बैकवर्ड के चलने से क्या हुआ, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, ये रिएक्शन बैकवर्ड होगी। ठीक है, अमोनियम प्लस हाइड्रोक्सिल, क्योंकि अमोनियम आयन जैसे बढ़ेंगे प्रोडक्ट में ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि ये तो रिवर्सिबल नहीं है, सिर्फ यही रिवर्सिबल है, तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में चलना शिफ्ट कर देगी। इससे क्या होगा, जितने मॉलिक्यूल्स पहले डिसोसिएटेड थे ऑलरेडी, अभी क्या होगा, बैकवर्ड शिफ्ट होने के बाद रिएक्शन में अभी यहाँ पर डिसोसिएटेड आयंस की संख्या और भी कम हो जाएगी। मान लीजिए कि पहले यहाँ पर 100 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए थे, बैकवर्ड चला तो जो 100 थे उसमें से भी मान लीजिए कि 30 और यदि वो अनआयोनाइज्ड में कन्वर्ट हो गए तो 70 बचेंगे। मतलब ये है कि यदि आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं जिस ऑलरेडी जो कॉमन आयन को कंटेन करता है, तो इससे वीक एसिड या वीक बेस का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ये रिड्यूस हो जाएगा। और इसी मतलब रिडक्शन को ही, इससे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के सप्रेशन को ही हम क्या बोलते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं। तो कॉमन आयन इफेक्ट इज डिफाइंड एज the suppression of the degree of dissociation of a weak acid or a weak base by the addition of a strong electrolyte containing a common ion। मतलब कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है किसका, वीक एसिड या वीक बेस का, एक तो पूरी तरह से डिसोसिएट होते नहीं हैं, पार्शियली ही डिसोसिएट होते हैं, वो डिसोसिएशन में भी क्या होता है, सप्रेशन हो जाता है, मतलब कमी आ जाती है, रिडक्शन हो जाता है। कब, बाय द एडिशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग ए कॉमन आयन। मतलब वे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो ऑलरेडी वीक एसिड या वीक बेस के साथ कॉमन आयन को मतलब कंटेन करते हैं, सेम आयन वाले यदि हम मिलाते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और भी सप्रेस हो जाता है, कम हो जाता है। इसे कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं। इससे आपने समझ ही लिया होगा यहाँ पर, क्योंकि अमोनियम आयन कॉमन है तो इसका जैसे और भी एप्लीकेशन भी है कि हाई डिग्री ऑफ जो हम सोडियम क्लोराइड को वहाँ से अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, मतलब ऑब्टेन करते हैं सी वाटर से या लेक से, वो तो काफ़ी वैसे इम्प्योर होता है, उसको प्यूरीफाइड करते हैं किसके आधार पर, ये सोडियम क्लोराइड जो हम यूज कर रहे हैं इसको एक्चुअल में प्यूरीफाई किया जाता है, वो भी कॉमन आयन इफेक्ट यहाँ पर लगा करके।
उसको कैसे, उसमें क्या करते हैं कि जो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन बनाते हैं, तो इम्प्योर NaCl ले लिया सोडियम क्लोराइड, और उसको हम इम्प्योर है मतलब ये पूरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इसको रूप में कंसीडर नहीं करेंगे, कई सारी इम्प्योरिटीज़ भी हैं, तो एक तरह से ये वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह भी बिहेव सोच लेते हैं कि ये बिहेव करता है। ठीक है, H2O ज़्यादा नहीं मिलाना है, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन ही बनाना है कि जहाँ पर ये आसानी से डिज़ोल्व हो जाए, ज़्यादा मतलब डाइल्यूट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ये किसके रूप में डिवाइड हो जाएगा, सोडियम प्लस क्लोराइड आयन, लेकिन साथ में जो भी अदर इम्प्योरिटीज़ होंगी वो भी तो आयोनाइज होंगी, यहाँ पर उनके भी आयंस मिलेंगे हमें। अब हमें सिर्फ फिर से क्या चाहिए, NaCl चाहिए, तो इसमें हम क्या करते हैं, HCl गैस को पास कर देते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये H आयन प्लस क्लोराइड आयन उसमें डिज़ोल्व हो जाती है वाटर में, H आयन प्लस क्लोराइड आयन। तो देखिए यहाँ पर क्लोराइड आयन कॉमन हो गया, ये कॉमन होने से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जब हम मिलाएंगे तो ये रिएक्शन फिर से रिवर्स हो जाती है। अब सिर्फ कौन सा कंबाइन होता है, सोडियम और क्लोराइड, बाकी जो भी मतलब अदर आयंस थे वो फिर से फर्दर कंबाइन होकर के नहीं आते हैं रिवर्स, सिर्फ यही मिल जाएगा। तो अभी जो हमको रिवर्सिबल रिएक्शन ये हो जाएगी कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये कॉमन आयन होने की वजह से ये रिएक्शन फिर से NaCl सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगी, मीन्स प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। तो ये प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में मिल जाएगा और हम इसको सेपरेट कर लेंगे, फिल्टर करके सुखा लेंगे, इस तरह से NaCl प्योर फॉर्म में मिलेगा। तो इस तरह से इनको प्यूरीफाइड किया जाता है कॉमन आयन इफेक्ट का यूज करके। इसका यूज़ और भी है, जैसे जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमने सॉल्ट्स को 7 ग्रुप में डिवाइड कर लिया है, ग्रुप 0, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, इस तरह से। तो ग्रुप 0 जैसे उसके लिए हम कंसनट्रेटेड NaOH का यूज़ कर लेते हैं ग्रुप रिएजेंट के रूप में। फर्स्ट ग्रुप के लिए HCl को यूज़ करते हैं, डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl मिलाने पर यदि वो प्रेसिपिटेशन देता है, इसका मतलब है कि वहाँ पर फर्स्ट ग्रुप के सॉल्ट प्रेजेंट है। यदि डाइल्यूट HCl मिलाने पर कोई प्रेसिपिटेशन नहीं हुआ तो नहीं, मतलब ग्रुप 1 प्रेजेंट नहीं है। यदि ग्रुप सेकंड के यदि सॉल्ट प्रेजेंट हैं तो फिर क्या मिलाते हैं, उसमें डाइल्यूट HCl भी मिलाते हैं, और उसी में से सॉल्ट सॉल्यूशन लिया डाइल्यूट HCl और उसी में से हम पास करते हैं H2S गैस, तो सल्फाइड के रूप में वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। अब यदि प्रेसिपिटेशन हो रहा है मतलब वो सॉल्ट्स प्रेजेंट है उस ग्रुप के, यदि प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा तो मतलब वो प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरह से क्वालिटेटिव एनालिसिस में तो ये रिएक्शन जो कॉमन आयन है प्रेसिपिटेशन में बहुत अपना रोल प्ले करती है। कॉमन आयन होने की वजह से प्रेसिपिटेशन हो जाता आसान कराना, इससे उनको सेपरेट करना भी इजी हो जाता है। तो ये इसका यूज़ है कॉमन आयन इफेक्ट का, प्रेसिपिटेशन या प्यूरिफिकेशन ऑफ द कंपाउंड्स में इसको अप्लाई करते हैं। अच्छा, इसके द्वारा देखिए इसके pH वैल्यू पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि हम इसका जो कंसंट्रेशन होता है, यदि H आयन यदि कंसंट्रेशन यदि कॉमन होता तो H आयन की संख्या यदि ये क्या हो जाती, डिक्रीज़ हो जाएगी। ऐसे केस में pH पर भी क्या होता है, इफ़ेक्ट पड़ने लगता है। कितना pH होगा ये भी डिपेंड करता है कॉमन आयन इफेक्ट पर, मतलब कभी इंक्रीज़ होता है कभी डिक्रीज़ हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। और इसके बाद एक टॉपिक है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट में मतलब सॉल्ट्स का हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस आपने देखा होगा, जनरली हम जैसे वाटर में कोई भी सॉल्ट को डिज़ोल्व करते हैं तो वैसे तो सॉल्ट का हम क्या मानते हैं कि सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, लेकिन ऐसा तो हमेशा नहीं होता है। कभी हम किसी सॉल्ट को वाटर में ऐड करने से एसिडिक सॉल्यूशन बनता है, वहीं कहीं कुछ सॉल्ट को डिज़ोल्व करने पर वाटर में क्या बनता है, बेसिक सॉल्यूशन भी बनता है, और कुछ जैसे न्यूट्रल भी बनते हैं। तो ऐसे आपने सॉल्ट देखे होंगे जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बने हैं। जैसे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से एक एग्जांपल ले लें, सोडियम एसीटेट, एक तो एसिटिक एसिड और दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड, इससे मिलकर के बना होता है। इसको जब आप वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो इससे हमें बेसिक सॉल्यूशन मिलता है। कैसा मिलता है, बेसिक सॉल्ट सॉल्यूशन का फॉर्मेशन, मतलब वहाँ पर उस सॉल्यूशन का pH 7 नहीं होगा, ग्रेटर देन 7 होता है। क्यों ऐसा होता है, ये तो डिसोसिएट हो जाएगा,
किसके रूप में, पहले तो CH3COO नेगेटिव आयन प्लस सोडियम आयन, ठीक है, ये दोनों ही मिल जाएंगे। वाटर भी यहाँ पर होगा H पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयन। तो अभी ये बेसिक साल्ट क्यों बना, यहाँ तो दोनों ही इक्वल है, जितना एसीटेट आयन होगा उतना ही सोडियम आयन, जितना हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन उतना हाइड्रोक्सिल। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये तो वीकर पार्ट है, वीकर का पार्ट है ना, तो ये जो एसीटेट आयन है ये क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर के किसमें कन्वर्ट हो जाता है, CH3COOH, अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल। मतलब इसने कोई हाइड्रोजन फर्नेस नहीं किया, जो फर्निस्ड थे उनको ऑलरेडी किसमें कन्वर्ट कर दिया है, अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल में। तो अभी सॉल्यूशन में क्या बचा, ये तो रिमेन इन सॉल्यूशन। अब सोडियम है और हाइड्रोक्सिल बचा हुआ है सॉल्यूशन में, एक्चुअल में मतलब आयोनाइज्ड फॉर्म में। तो जिसके आयंस मिलेंगे वो वैसा नेचर होगा, तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन मिल रहे हैं, इसलिए इसका नेचर कैसा हुआ, बेसिक कैरेक्टर, बेसिक सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका इंटरेक्शन किसके साथ हो रहा है, ये एसीटेट आयन का जो वीकर पार्ट था, मतलब वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस में से वीक एसिड था, ये पार्ट ये वाटर के साथ इंटरेक्ट हो रहा है। तो ये कौन सा हुआ, एनायन। इसी तरह से कैटायन भी हो सकता है किसी का। जैसे यदि हम एक ऐसा सॉल्यूशन ले लें जो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे वीक बेस के रूप में मान लीजिए कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया और एसिड के रूप में HCl, तो दोनों से बन गया अमोनियम क्लोराइड। इसको आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर किस तरह का नेचर होता है इसका, एसिडिक साल्ट सॉल्यूशन देता है। तो इसका भी वही कारण है कि इसमें यदि आप ये जब ब्रेक हो जाएगा किसके रूप में, अमोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन और साथ में H आयन प्लस OH आयन। तो वीकर कौन सा है, कैटायन वाला, बेसिक पार्ट है ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। तो अमोनियम आयन वाटर के साथ रिएक्शन करता है, किसके साथ, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ फर्दर रिएक्शन करके क्या बना लिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सॉल्यूशन में क्या बचा, रिमेन इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में बचा हाइड्रोजन और क्लोराइड। तो जब हाइड्रोजन आयन होंगे सॉल्यूशन में तो नेचर कैसा होगा, एसिडिक नेचर का, क्योंकि एसिड्स जो वे होते हैं जो हाइड्रोजन आयन को फर्निश करते हो। तो यहाँ पर अमोनियम आयन का इंटरेक्शन हुआ किसके साथ, वाटर के साथ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोलाइसिस होता है एनायन या कैटायन का वाटर के साथ जो इंटरेक्शन हो रहा है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट बोलते हैं। एंड बाय द इंटरेक्शन विद वाटर दे प्रोड्यूस एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन, और इसी के द्वारा ही वो एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट में जो स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट हो या स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट हो, उस सॉल्ट में से वो इंटरेक्ट नहीं होता है, उसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। तो हाउ कैन वी डिफाइन हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट्स डिफाइंड एज द इंटरेक्शन ऑफ एनायन और कैटायन ऑफ द सॉल्ट with water to produce an acidic और basic solution। मतलब जो इंटरेक्शन है किसी एनाइन का या कैटाइन का, किसके, सॉल्ट के, विथ वाटर, वाटर के साथ, मतलब पहले सॉल्ट क्या होगा, आयोनाइज होगा, उससे कैटाइन और एनाइंस बनेंगे, और वो कैटाइन या एनाइन यदि फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन कर लेते हैं किसके लिए, एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो हम उसे हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। हाइड्रोलाइसिस जो होता है इट इज़ द रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ये न्यूट्रलाइजेशन का रिवर्स होता है। और जो कैटाइंस किसी साल्ट के, यदि मान लीजिए कोई साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर के बना है, तो उसके पार्ट हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं। या मान लीजिए कोई साल्ट में स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का जो भी पार्ट होगा वो हाइड्रोलाइज नहीं होगा। या किसी सॉल्ट में स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट मिस जो भी स्ट्रॉन्गर एसिड या स्ट्रॉन्गर बेसिक पार्ट होता है किसी भी सॉल्ट सॉल्यूशन का, वो हाइड्रोलाइज नहीं होता है, उसका हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते हैं।
जैसे मान लीजिए कोई एक सॉल्ट जैसे हम ले लें, ये किसके द्वारा, स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl है, और कोई वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो वहाँ पर सिर्फ अमोनियम का ही हाइड्रोलाइसिस होगा, क्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर एसिड का पार्ट था, HCl के से पार्ट था। तो अमोनियम क्लोराइड का यदि आप हाइड्रोलाइसिस करते हैं, मतलब कोई भी आप सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, सिर्फ वीकर पार्ट का ही हाइड्रोलाइसिस होता है। अच्छा, जैसे मान लीजिए हमने एक सॉल्ट ले लिया Ba, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाटर में डिज़ोल्व करेंगे। तो वाटर में डिज़ोल्व करने पर किसका फॉर्मेशन होगा, B पॉजिटिव A नेगेटिव, मतलब ये हमको किससे मिला हुआ है, एसिड से, और B जो है ये कौन सा पार्ट है, बेस का पार्ट है। जनरली क्योंकि एसिड क्या होते हैं, नेगेटिव आयंस होते हैं, एसिडिक रेडिकल जिन्हें बोलते हैं, और बेसिक रेडिकल मतलब पॉजिटिव आयन, कैटायन। तो वो साल्ट मतलब दो रेडिकल से मिलके बना हुआ है, एसिडिक और बेसिक। एसिडिक होते हैं नेगेटिव और बेसिक होते हैं पॉजिटिव। अब इनका हम इंट्रैक्शन करेंगे किसके साथ, वाटर के साथ। अब मान के चलिए कि यदि बेस इस सॉल्ट में से, बेस था स्ट्रॉन्ग, बेस कैसा है, यदि स्ट्रॉन्ग है तो ये पार्ट हाइड्रोलाइज नहीं होगा, तो ये स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट हाइड्रोलाइज नहीं होगा। सिर्फ कौन सा हाइड्रोलाइज होगा, ये जो वीक वाला है, इसका ही हाइड्रोलिसिस हमें कर सकते हैं। तो हाइड्रोलाइसिस करेंगे कैसे, A पॉजिटिव प्लस H2O, ये वाटर के साथ वीकर पार्ट है, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, टू फॉर्म HA, यहाँ से पॉजिटिव आयन मिल जाएगा, हाइड्रोजन आयन, और OH नेगेटिव। तो ये एक्चुअल क्या है, दिस रिएक्शन इज द हाइड्रोलाइसिस। ऊपर तो सिर्फ डिसोल्यूशन था, आयोनाइजेशन था, हाइड्रोलाइसिस तो ये है जहाँ पर एनायन या कैटायन इनके क्या करते हैं, वाटर के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं, इस रिएक्शन को ही हम हाइड्रोलाइसिस बोल रहे हैं। तो ये हाइड्रोलाइसिस हो गया। अब इसके लिए यदि आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल देंगे तो ये कंसंट्रेशन ऑफ HA, कंसंट्रेशन ऑफ OH अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव आयन, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। वाटर का कांस्टेंट ले लेते हैं, वाटर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज टेकन कांस्टेंट, देन कंसंट्रेशन ऑफ HA OH नेगेटिव आयन अपॉन A नेगेटिव आयन, और ये K इंटू वाटर, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ वाटर जो कांस्टेंट लिया है, इसको हम हाइड्रोलाइसिस में लिख सकते हैं KH। KH इज़ द हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। ये वैल्यू हो जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ HA OH नेगेटिव आयन अपॉन A नेगेटिव आयन। तो KH इज़ द हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। तो यदि मान लीजिए ये स्ट्रॉन्गर वाले का था तो इसका तो नहीं होगा, लेकिन यदि हम इसका यदि उल्टा कर दें यहाँ पर कि यदि एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाए और बेस वीक हो जाए, तब अभी हम ऐसा सॉल्ट लेंगे जो किससे मिल करके बना है, उसमें मान लीजिए कि वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग है, एसिड स्ट्रॉन्गर था और बेस है वीक। तो ऐसा सॉल्ट जैसे अमोनियम क्लोराइड हो सकता है या कोई दूसरा एग्जाम्पल भी हो सकता है जो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर के बना हुआ है। ये इस तरह का सॉल्ट है। अब जब हम इसको, तो इसमें से स्ट्रॉन्गर पार्ट है कैटायन मतलब एनायन, ये इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, सिर्फ हाइड्रोलाइसिस यहाँ पर किसका होगा, बेसिक पार्ट मतलब B पॉजिटिव का। तो B पॉजिटिव और ये वाटर के साथ इंटरेक्ट होगा तो BOH वही वीक बेस का फिर फॉर्मेशन कर लेगा जिससे सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ था, प्लस हाइड्रोजन आयन, ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी वही हो जाएगा KH इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ BOH, क्योंकि यहाँ ये रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन कहलाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ B पॉजिटिव। ये हो जाएगा KH हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट फॉर द सॉल्ट्स ऑफ विच इज मेड अप ऑफ बाय द वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ऐसे इसको फाइंड कर सकते हैं KH को। और इसके अलावा ऐसे सॉल्ट जो दोनों में ही मतलब वीक से मिलकर के बने हैं, वीक एसिड और वीक बेस,
वहाँ कैटायन का भी इंटरेक्शन होगा वाटर के साथ और बेस का भी हो जाएगा। तो वहाँ पर हमको दोनों का इंटरेक्शंस देखने को मिलता है। और इस तरह के सॉल्ट्स का मतलब हाइड्रोलिसिस ज़्यादा हो जाता है क्योंकि दोनों के दोनों वहाँ पर हाइड्रोलाइज होते हैं। और इसमें ऐसे सॉल्ट विच आर मेड अप ऑफ बाय द स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर के बने हैं उनका तो हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि यदि हमने NaCl लिया तो NaCl तो किससे बना होगा, NaOH प्लस HCl, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तब जाकर के किसका फॉर्मेशन हुआ, NaCl का। तो ये इस तरह के सॉल्ट्स का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। The acid वो salts which are made up of by strong acid and strong base, their cations मतलब their जो cations और anions neither not hydrolyzed in the water, वो वाटर में हाइड्रोलाइज्ड नहीं होते हैं। तो इसका ध्यान रखेंगे। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट्स में किनका हाइड्रोलाइसिस होता है, जो पार्ट वीक का है, मतलब जो कमज़ोर का पार्ट है। जैसे या तो एसिड का होगा तो एसिड वाला हाइड्रोलाइज कर लेगा, बेस का होगा तो बेस का हाइड्रोलाइज कर लेगा। तो इस तरह से ये हाइड्रोलाइसिस था। इसको वैसे तो डिटेल में है लेकिन हम अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ शॉर्टकट में ही रहेंगे। तो इसके आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आंसर जो भी है उनको सॉल्व कीजिएगा वीडियो देखने के बाद। तो आपको यहाँ पर इसको अप्लाई करने में जो है हेल्प मिलेगी ये, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड आपके जो है क्वेश्चंस आते हैं। हमने किसी एसिड में इतना ग्राम दूसरा कंपाउंड मिला दिया तो कितना कंसंट्रेशन चेंज होगा, या सॉल्यूशन में इतना बेस मिला दिया तो पीएच पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कंसंट्रेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सभी आप कैलकुलेट इजली कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।